सो इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की सेकेंड वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेल दिस इज पूजा एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द विंग्स ऑफ ट्रेन। और हाँ, हमने इसकी रिवीजन सीरीज की 2 वीडियोस पहले से ही चैनल पे डली हुई हैं, जिसमें जिसमें बेसिकली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसके पर्सपेक्टिव से हैं। उसको जाके भी देख लेना, क्योंकि किसी भी टॉपिक में वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंडिया के फॉरेन कंट्री के साथ में और नेबर कंट्रीज के साथ में, लाइक नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और जब भी फॉरेन कंट्रीज हो जाते हैं यूएसए, रशिया, कनाडा, इन सब के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं। सो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ऐसा क्या बैकग्राउंड था उस टाइम पे जब इंडिया को आज़ादी मिली। सो इंडिया वाज बोर्न इन वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में मिली थी। द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर। उस टाइम पे जो वर्ल्ड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेस कर रहा था। मैनी न्यू कंट्रीज, बहुत सी नई कंट्रीज उभरी थी आफ्टर कोलैप्सिंग कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म मतलब ब्रिटेन, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से बाकी की जितनी भी कंट्रीज थी इंडिया में उनको अपना स्लेव्स बना के रखा था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही खत्म हो गई तो ये जितनी भी नई नई कंट्रीज थी ये सारी उभरी। इंडिया एमर्ज हुआ, चाइना एमर्ज हुआ टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इट वाज द बिग चैलेंज फॉर इंडिया। भी इंडिया जो था ब्रिटिशर्स के रूल से बाहर आया था, तो इंडिया को बहुत सी प्रॉब्लम्स, लाइक गरीबी को कम करना था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था। इंडिया ने धीरे धीरे करके क्या करा, यहाँ पे इंडिया ने वर्ल्ड अफेयर, यानी कि जो भी वर्ल्ड में कंट्रीज है उनके साथ धीरे धीरे अपने रिलेशंस, उनको अपना फ्रेंड्स बनाना शुरू किया बेसिक। सो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा, लाइक जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी पूरे वर्ल्ड में। लाइक इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था ब्रिटेन के रूल से, और पूरे वर्ल्ड में लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स थी कि उसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है और गरीबी को ख़त्म करना है। तो ऐसी बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। फॉरेन पॉलिसी, अब यहाँ पे तुम लोग इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि इंडिया के उसके फ्रेंड कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ, उसकी नेबर कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशन हैं। तो फॉरेन पॉलिसी, इसको ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी, मतलब किस तरह से एक कंट्री पॉलिसीज बनाती है दूसरी कंट्री के साथ एक फ्रेंड सर्कल बनाने की। हाउ अ गवर्नमेंट डील्स विद अदर कंट्रीज। Also, the government chooses its foreign policy to safeguard the interest of the nation and its citizens. Means कि गवर्नमेंट कैसे डील करती है कि उसकी जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उसके साथ अच्छे रिलेशंस बने रहे। फॉर एग्जांपल, इंडिया के चाइना के साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं। ऑल्सो इन फ्यूचर अगर इंडिया को किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो इंडिया अगर यूएसए से और रशिया से हेल्प मांगे तो ये सारी कंट्रीज इंडिया की हेल्प कर सके। तो गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती है ताकि इन फ्यूचर अगर उन कंट्रीज़ को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनकी हेल्प कर सके, अगर हमें उन कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो कंट्री भी हमारी हेल्प कर सके। तो फॉर इंस्टेंस लाइक ट्रेड को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बढ़ावा देना, तो इसको कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। इन एम ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कि हम कौन सी कंट्री से किस तरह से डील करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि अपने नेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से। सो इंडिया का क्या एम रहा उसकी फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के पीछे। सो इंडिया के क्या उद्देश्य थे, बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे जब इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाया तो इंडिया ने यहाँ पे 2 बातें क्लियर कर दी कि हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी ये 2 चीज़ों पे बेस्ड होगी। फर्स्ट ये कि टू रिस्पेक्ट इट्स सोवरेनिटी, यहाँ पे इंडिया ने क्लियर कर दिया कि अगर हमारी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ हमने अच्छे खासे रिलेशन बनाए हैं तो ये उस फॉरेन कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम अपने इंटरनल मैटर, यानी कि हम अपनी कंट्री में कोई भी लॉ बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, तो जो फॉरेन कंट्री है वो हमारे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। साथ ही साथ इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया है कि किसी भी फॉरेन कंट्री का हमारे देश पे कोई भी दबदबा नहीं रहेगा, जैसे कि पहले हुआ करता था 1947 से पहले हुआ करता था, जैसे कि ब्रिटेन का हमारे देश पे कब्जा हुआ करता था। सो यहाँ पे इंडिया ने 2 बातों को क्लियर किया है, हमारे इंटरनल मैटर में कोई भी देश नहीं बोलेगा और हमारे एक्सटर्नल मैटर में कोई भी देश नहीं बोलेगा। यानी कि अगर हम कोई भी रूल्स बना रहे हैं या हमारी कोई भी टेरिटरी है, यहाँ पे कोई भी देश हम पे दबाव नहीं बनाएगा कि हम अपनी पॉलिसी को उस देश के हिसाब से चेंज करें। तो यहाँ पे इंडिया ने 2 बात क्लियर कर दी कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई भी नहीं बोलेगा। एक्सटर्नल मैटर में ये आ जाता है कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए, हमें किस तरह के रूल्स किसी और नेशन के साथ बना के रखने चाहिए। और सेकेंड, इंडिया ने ये बात कही कि
टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस। इंडिया ने ये बात भी क्लियर कर दिया कि ठीक है, तुम दूसरी कंट्रीज हो, तुम हमारे देश में हमारे इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करोगी, ना ही हमारे एक्सटर्नल मैटर में दखल अंदाजी करोगे। वैसे ही हम भी आपकी सोवरेनिटी का ध्यान रखेंगे, हम भी आपके एक्सटर्नल मैटर में नहीं बोलेंगे कुछ भी। सो ये दो बेसिकली पॉइंट्स थे हमारी फॉरेन पॉलिसी के, कि हम एक दूसरे के इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी और इंडिया ने क्या क्या एम्स रखे एक्चुअली में फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के पीछे। अब हम बात करते हैं कि तुम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, तुमने अपने फर्स्ट बुक में ये पढ़ा होगा कि कोल्ड वॉर क्या था और इंडिया ने नेम को अपनाया। क्या तुम्हारे माइंड में कभी क्लिक नहीं हुआ है क्वेश्चन, इंडिया ने आखिर जो भी दो ग्रुप्स थे, जो यूएसए का ग्रुप था नाटो, या फिर जो सोवियत यूनियन का ग्रुप था वार्सा पैक्ट, इन दोनों में से किसी को क्यों नहीं अपनाया? एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और मे भी यहाँ पे तुम्हारा एक ओपिनियन भी पूछ लिया जाए कि क्या कोल्ड वॉर ज़रूरी था या फिर क्या इंडिया का नेम को अपनाना ज़रूरी था। सो यहाँ पे हम इन्हीं कुछ सवालों के आंसर्स ढूंढेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, अपना पूरा फोकस यहाँ पर डालना, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, समझे? ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम मिलिट्री अलायंस led by USA and Soviet Union. During the Cold War, USA led North Atlantic ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोवियत यूनियन लेड वार्सा पैक्ट। तो यहाँ पे क्या था, जब इंडिया के पास ये एक्सपीरियंस रह चुका था कि अगर हमने किसी भी ग्रुप के साथ टाई अप करा तो वैसी ही सिचुएशन हो सकती है जैसे कि 1947 से पहले थी, जब ब्रिटेन ने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था। सो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो यहाँ पे जो यूएसए का ग्रुप था और नाटो, और जो सोवियत यूनियन का ग्रुप था वार्सा पैक्ट, इंडिया ने इन दोनों में से किसी को नहीं अपनाया। इंडिया ने खुद का एक ग्रुप बनाया, जो कि यहाँ पे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया। मतलब कि इंडिया किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट होके अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने क्यों क्यों नहीं अपनाया किसी भी ग्रुप को? यहाँ पे यही था कि इंडिया के पास एक पहला एक्सपीरियंस था कि अगर हमने ऐसे किसी भी ग्रुप में अगर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे वैसा ही कुछ हो सकता है जैसे कि पहले 1947 से पहले, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपना गुलाम बना के रखा था। तो अगर यहाँ पे इंडिया किसी भी ग्रुप के साथ जाता, नाटो या वार्सा पैक्ट के साथ, तो यहाँ पे ये हो सकता था कि यूएसए यहाँ पे इंडिया पे दबाव बना दे कि ठीक है, तुम यहाँ पे इस तरह से करो, हमारे अकॉर्डिंग चलो। और अगर सोवियत यूनियन के साथ चला जाता तो सोवियत यूनियन कहता कि तुम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से बनाओ। तो इंडिया ने कहा कि छोड़ो, हमें यहाँ पे किसी में जाना ही नहीं है, हम अपना खुद की, हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हम किसी का साथ नहीं जाएंगे। तो ये था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया ने अपनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि नेम को। सो इन 1956 हम ये भी देखते हैं कि व्हेन ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर स्यूज कैनाल इशू, इंडिया प्रोटेस्टेड। तो ये बेसिकली यही है। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उस टाइम पे 1956 में ब्रिटेन ऑफ कोर्स यूएसए के साथ ग्रुप में, जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे यहाँ पे अटैक करा तो इंडिया ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध करा। बट इसी साल जब यूएसएसआर ने हंगरी पे अटैक करा तो इंडिया ने इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे रशिया इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, लाइक सोवियत यूनियन इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। तो इस तरह से यहाँ पे तुम लोगों को पता है दो बातें सामने आती है कि इंडिया ने यूएसए का तो विरोध करा बट सोवियत यूनियन का नहीं करा। तो यहाँ पे इंडिया ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला, प्रोटेस्ट करके यूएसए को भी अपने अगेंस्ट नहीं करा और फेवर करके जो सोवियत यूनियन है उसको तो अपनी तरफ कर ही लिया। यहाँ पे इंडिया ने दोनों तरफ से, यानी कि यूएसए से भी और सोवियत यूनियन से, दोनों से टेक्निकल सपोर्ट लिया। मतलब तुम देख सकते हो ना किस तरह की डिप्लोमेसी या कूटनीति हम कहते हैं, वो इंडिया ने अपनाई अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। तो ठीक है, तुम्हें ये क्लियर है कि इंडिया किसी भी ग्रुप के साथ नहीं गया, इंडिया ने नेम को अपनाया और इंडिया ने लाइक दोनों ऐसे फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करके रखा कि इंडिया को यूएसए से भी सपोर्ट मिला और सोवियत यूनियन से भी सपोर्ट मिला। सो नाउ यहाँ पे तुम्हें क्लियर होगा कि इंडिया किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं गया, इंडिया ने नेम को अपनाया। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें नीचे जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि तुम्हें ये टॉपिक क्लियर है। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि नेहरू का क्या रोल था एज अ फॉरेन मिनिस्टर और एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने किस किस तरह की पॉलिसी बनाई और उनकी पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे फॉरेन पॉलिसी के। सो तुम्हें भी पता है कि जैसे कि यहाँ पे तुमने देखा ही है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस टाइम पे वो एक फॉरेन मिनिस्टर भी थी। ठीक है, सो ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया था फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी की 3 ऑब्जेक्टिव याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवर्निटी। सो यहाँ पे जो भी हमें सोवर्निटी मिली है कि कोई भी कंट्री हमारे
अपने हमारे इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेगी, हमें उसे बरकरार रखना है और हमें अपने रिलेशंस ऐसे बना के रखने हैं कि कोई भी कंट्री वैसे डोमिनेट ना करे जैसे कि अंग्रेज़ किया करते थे हमें। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो इंडिया की बाउंड्रीज़ है वहाँ पे कोई भी देश हमला ना कर सके उसको बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट रखना, और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना। लाइक हमें जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। सो उस टाइम पे बहुत से ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो कि नेहरू जी से कहा करती थी कि हमें अपनी जो दोस्ती है, यानी कि जो इंडिया को अपनी दोस्ती यूएसए के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रखनी चाहिए ताकि यूएसए हमारी हेल्प कर सके इन फ्यूचर, जिसमें लाइक भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। सो यहाँ पे इन सब एडवाइसेस के बाद भी इंडिया ने यहाँ पर नेम को अपनाया है कि इंडिया किसी के साथ भी ज़्यादा दोस्ती नहीं करेगा। इंडिया जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप आगे बढ़ाएगा। सो इस टॉपिक में तुमने पढ़ लिया है कि नेम की शुरुआत कैसे हुई थी और नेम क्या था और किस बेस पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाया गया था नेहरू जी के द्वारा। सो इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एफ्रो एशियन यूनिटी, यानी कि अफ्रीका के और एशिया की कंट्रीज कैसे एक साथ आई और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ और डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे देखो जो नेहरू का एरा था वो इसलिए भी ज़्यादा फेमस था क्योंकि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है हमें उनके साथ जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनके साथ हमें अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं। As Nehru's era was marked by establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa, तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा एशिया और अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने पे यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए थे। यहाँ पे अब तुम लोग सेकंड पॉइंट देखो, इंडिया डिड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ पे इंडिया ने इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए क्योंकि इंडोनेशिया भी कहीं ना कहीं इंडिया की तरह है। लाइक इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, वैसे ही इंडोनेशिया जो है वो डच लोगों की कॉलोनी हुआ करता। तो यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए। एज वेल एज इंडिया ने यहाँ पे इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस भी की 1949 में जहाँ पर इंडोनेशिया की आज़ादी पर बात की जा सके। सो यहाँ पे देखो जो हमने बात की थी यहाँ पे जो अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज है उसकी यूनिटी के लिए यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए थे। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना इंडोनेशिया वो कहाँ पर सिचुएटेड है। इंडोनेशिया एक कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब एक तरह से एशियन कंट्री ही है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है रेसिज्म का और डीकोलोनाइजेशन का। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बारी आ जाती है भाई। यहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले उन्होंने। एक्चुअली इंडिया ने यहाँ पे जो भी रंग भेदी नीति होती है यानी कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना उसका विरोध करा। जो कॉलोनीज थी यहाँ पे इंडिया ने उसका भी विरोध करा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बाडुंग इन 1955। सो इंडोनेशिया की एक सिटी है बाडुंग, वहाँ पर यहाँ पे जितनी भी अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज इन लोगों ने यहाँ पे मिलकर इन कंट्रीज ने यहाँ पे मिलकर एक मीटिंग की। सो उसके बाद क्या होता है जो बाडुंग कॉन्फ्रेंस होता है उसका बाद में नाम पड़ जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि इस मीटिंग में यहाँ से अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज है यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा कि हम तो भाई किसी के साथ भी हम तो यहाँ पे किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो यूएसए का ब्लॉक हो चाहे वो सोवियत यूनियन का ब्लॉक हो। द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कि चलो ठीक है हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाएंगे। तो 1961 में क्या हो, सो 1961 में द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। सो 1961 में पहली मीटिंग हो नेम की पहली मीटिंग होती है और जो नेहरू जी होते हैं वो इसके को फाउंडर होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 3 डेट समझनी है। लाइक 1949 में तो खैर इंडिया ने सपोर्ट करा था इंडोनेशिया की आज़ादी को। सो 1955 में इंडिया और एशिया की बहुत सी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी जहाँ पर नेम की शुरुआत हुई। एंड नेम की सबसे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, नेम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी 1961 में बेलग्रेड में, और इसके को फाउंडर थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ये 3 से 4 पॉइंट्स ही याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे तुमने देखा कि नेम की शुरुआत कैसे हुई। को फाउंडर नेम के को फाउंडर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से नेहरू जी वो थे। नेम की एक्चुअली में पॉलिसी क्या थी, क्या क्या चीज़ें मेंशन थी नेम में, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। इंडिया का जो भी नेशनल मूवमेंट था वो कैसे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में था, बट
था इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में था, कॉलोनीज के अगेंस्ट में था। ने अगर इंडिया ने नेम को अपनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यहाँ पे इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उससे अलग हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। इट इंडल्ज मैनी एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, मतलब कि यहाँ पर इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में एंड कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में जो इंडिया था उसने बहुत सी ऐसी कंट्रियों को जोड़ा जो जो ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो कर रहे थे। सो ये सारी आवाज़ें अगेंस्ट थी कॉलोनियलिज्म के एंड इम्पीरियलिज्म के और रेसिज्म के। सो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने एक इंडियन नेशनल आर्मी बना दिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका क्या काम था, इंडियन नेशनल आर्मी तो बन गई, तो ये एक क्लियर साइन था कि इंडिया के जो भी बाकी की कंट्री से उसके साथ अच्छे खासे लिंक्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडिया एंड चाइनाज रिलेशन। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं यहाँ पर कि ये वाला जो तुम्हारा चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है, इसमें जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड उसमें जो तुम्हारा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसके भी कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया एंड ऑल्सो जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है तुम्हारी फर्स्ट बुक में, उसके तो खैर हम कह सकते हैं बहुत सी टॉपिक्स है जिनको इसमें ऐड किया गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से इस वाले टॉपिक का और जो चैप्टर है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू तुम्हारे 3 चैप्टर्स अपने आप कवर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियाज रिलेशन विद चाइना, इंडिया के चाइना के साथ कैसे रिलेशन है। तो यहाँ पे समझो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगेन इट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चाइना, और जब जैसे ही आज़ादी मिलती है इंडिया को तो इंडिया के काफ़ी अच्छे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाले रिलेशन हो जाते हैं चाइना के साथ। ऐसा ऐसा होता है ना कि कभी कभी तुम्हारा दोस्त ही धोखा दे देता है, तो ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ था। चाइना ने क्या करा, चाइना ने ओवरटेक कर लिया तिब्बत को। तिब्बत वैसे तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आती थी, बट यहाँ पे चाइना ने तिब्बत को ही ओवरटेक कर लिया, जिसके बाद तिब्बत ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध करा, बहुत ज़्यादा अपोज गया तिब्बत उसके, फिर भी चाइना नहीं माना। ठीक है, यहाँ पे चाइना ने तिब्बत को तो ओवरटेक कर लिया, बट जो तिब्बत था उसने यहाँ पर इंडिया से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने भी यहाँ पे तिब्बत की हेल्प करी। इसके कारण क्या हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही इंडिया ने तिब्बत की यहाँ पे हेल्प करी तो चाइना को लगा कि नहीं, इंडिया तो अब हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस थे वो थोड़े थोड़े से खराब होना शुरू हो गए। लाइक इट रिमूव फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1950 में जैसे चाइना ने तिब्बत को ओवरटेक कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे रिलेशंस थे वो इंडिया के चाइना के साथ थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हो गए। अब बात करते हैं 1962 के वॉर की, एक सबसे बड़ा जो टॉपिक, हिस्टोरिकल टॉपिक, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी इस टॉपिक के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1962 में आखिर इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ क्यों था। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, दलाई लामा ऑब्टेन्ड अ पॉलिटिकल सपोर्ट इन इंडिया इन 1959। तो क्या दलाई लामा क्या होते हैं, दलाई लामा एक सिटीजन होते हैं किसके, तिब्बत के। तो जब तिब्बत को ओवरटेक कर लिया जाता है चाइना के द्वारा तो दलाई लामा इंडिया में आते हैं और इंडिया से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, चाइना ने हमारे तिब्बत को सीज कर लिया है। इंडिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पे दलाई लामा की हेल्प करी, यहाँ पे इंडिया ने दलाई लामा को एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया। और तो यहाँ पे देखो दलाई लामा ने इंडिया से हेल्प मांगी, ठीक है, इंडिया ने हेल्प भी करी। अब चाइना ने क्या करा, चाइना ने एलिगेशन लगा दिया इंडिया पे, इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने तो भाई जो पंचशील तुमने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम दोनों एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, हम दोनों एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तुमने तो सही तोड़ दिया। अब यहाँ पे चाइना ने इंडिया पे लगा दिया एलिगेशन, और यहाँ पे साथ ही साथ चाइना ने बदला लेने के लिए क्या किया, जो इंडिया की 2 टेरिटरीज है, अक्साई चीन एरिया जिसको ऑफकोर्स लद्दाख का एरिया और जम्मू कश्मीर के एरियाज कहा जाता है उसको, और जो अरुणाचल प्रदेश के साइड के जितने भी एरियाज है उनको सीज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा। चाइना ने वहाँ पे अपने मिलिट्री को भी तैनात कर दिया। सो यहाँ पे चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया अक्साई चीन के एरिया को, और वहाँ पे एक अपनी एक सड़क बना दी कि अब ये हमारा एरिया है। जो जम्मू कश्मीर का जो भी एरिया था या फिर जो भी लद्दाख का एरिया था उस तरफ चाइना ने उन एरियाज को जो है ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना ने कैप्चर कर लिया अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत से एरियाज है उसको भी कैप्चर कर लिया, और इवन जो चाइना है वो सिक्किम के एरियाज तक भी आके उनको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इंडिया ने अपनी पावर दिखाई और इंडिया ने जो ये मिलिट्री आई थी चाइनीज़ की, यहाँ पे इंडिया ने मिलिट्री से यहाँ पे वॉर करा और अपने कुछ एरियाज को उसको चाइना के कैप्चरिंग से बचा लिया। और यहाँ पे क्या किया, इंडिया फोर्सेस ब्लॉक्ड द चाइनीज़ आर्मी। तो यहाँ पे इंडिया की चाइनीज़ आर्मी के साथ एक वॉर होती है जिसमें ऑफ कोर्स जो चाइना होता है वो वापस चला जाता है,
बट यहाँ पे जो तिब्बत का एरिया होता है उसको बचा पाने में इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अभी भी जो चाइना 2020 में भी चाइना ने चुशुल और उस तरफ के जो भी एरियाज है, जम्मू कश्मीर साइड और लद्दाख के एरियाज, वहाँ पे अभी भी उन्होंने सीज करने की कोशिश करी है। तो मैं तुम्हें यहाँ वीडियो का लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लेना एक बार उसको भी। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि 1962 में कैसे कैसे वॉर हुआ था। चाइना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया को कैप्चर कर लिया था, अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को कैप्चर कर लिया था, सिक्किम के एरियाज को कैप्चर कर लिया था। बट यहाँ पे इसी के चक्कर में एक वॉर होती है 1962 में इंडिया और चाइना के बीच। सो ये तुम्हें 1962 का वॉर क्लियर है, और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी तुम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो इन फ्यूचर या यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है और अक्सर यूपीएससी में ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1962 का वॉर हो गया, उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस में क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली? इसका आंसर अब तुम इस टॉपिक में ढूंढोगे। इट टुक मोर देन अ डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन। लाइक पूरे 10 सालों के बाद 1962 का जब वॉर हुआ, उसके 10 सालों बाद ऐसे एक टाइम आया जब यहाँ पे थोड़े से इम्प्रूवमेंट इंडिया और चाइना के रिलेशंस में देखने को मिले। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर टू विजिट इन चाइना इन 1979। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे पहले लीडर थे जो कि चाइना विजिट पे गए थे। एंड उसके बाद जो राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाइना की विजिट पे गए थे। वो ऑफ कोर्स नेहरू के बाद वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना की विजिट पे गए थे। द ट्रेड रिलेशन देन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद जैसे ही विजिट्स हुई, मतलब एक दूसरे की कंट्री में अच्छे खासे रिलेशंस फिर से बनने लगे। बट इन 2020 तुमने देखा ही होगा कि चाइना ने फिर से ही अगेन चुशुल के एरियाज है और बहुत से एरियाज को यहाँ पे सीज कर लिया है। सो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी है, इतना तुम एग्जाम में लिख के आ जाओ कि तुम्हें अच्छे खासे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो टॉपिक अगर तुम्हें समझना है कि क्या हुआ है 2020 में, वो तुम्हें मैंने यहाँ पे वीडियो दे दी, यहाँ पे तुम जाके देख सकते हो। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है, उसको आराम से जाके देख सकते हो। इंडिया एंड रशियन रिलेशंस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया के रशिया के साथ कैसे रिलेशंस है। देखो, जैसे कि तुम लोगों ने अपनी फर्स्ट बुक में भी पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन था, जब जब इंडिया इंडिया जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब से इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा फ्रेंड बना हुआ आ रहा है 1991 तक। इवन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी जो रशिया है, यानी कि जो सोवियत यूनियन है, वो इंडिया का अभी तक काफ़ी अच्छा खासा दोस्त है। सो इंडिया और रशिया के रिलेशंस हैं क्या, अब हम इसको पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ मेंटेन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद रशिया। यस, ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने पढ़ाई है कि इंडिया के रशिया के साथ काफ़ी अच्छे से रिलेशंस है, अभी से नहीं बल्कि हिस्ट्री से। इंडियन फिल्म एक्टर फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम इन रशिया। सो इंडिया के जो भी फिल्म एक्टर्स है, चाहे वो राज कपूर हो चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उनकी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है रशिया में। रशिया एंड इंडिया शेयर अ मल्टीपोलर विजन, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो रशिया है और इंडिया है, वो एक उन दोनों का एक खास एम है। वो ये है कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मतलब कि किसी एक देश का कब्जा ना हो, जैसे कि पहले अमेरिका का हुआ करता था। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, वो धीरे धीरे करके उभरे, यानी कि वो एमर्ज हो, ना कि किसी एक देश की हेजमनी हो पूरे वर्ल्ड पे। और अगर यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री है, चाहे वो पावरफुल है चाहे वो पावरफुल नहीं है, अगर वो किसी भी कंट्री पे हमला करती है, तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो उस देश के अगेंस्ट हो जाए। द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर, gave aid technical assistance for steel like भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। लाइक जब इंडिया को ज़रूरत थी टेक्निकल सपोर्ट की, अपने जो भी इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स थे, लाइक तुमने पढ़ाई है 5 ईयर प्लान में, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे लाइक भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पर सोवियत यूनियन ने इंडिया की हेल्प करी थी। सोवियत यूनियन ने सपोर्ट करा इंडिया को जब इंडिया का जो भी कश्मीर इशू था यूनाइटेड नेशंस में, जब 1947 के अराउंड, तब भी सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट करा। 80 बायलेटरल एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए हैं। रशिया ने सपोर्ट करा है इंडिया की जो भी स्पेस इंडस्ट्री है, उसको भी रशिया ने काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। और जो रशिया है उसने इंडिया को क्रायोजेनिक रॉकेट भी दिया था। यहाँ पे रशिया ने इंडिया की हेल्प करी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड हेल्प की जा रही है हमारी रशिया की तरफ से, बट इंडिया भी यहाँ पर रशिया को इक्वल ही सपोर्ट करता है, बल्कि इंडिया भी यहाँ पे रशिया की हेल्प करता है। यहाँ पे तुम देखो 8 पॉइंट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। रशिया के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया अपने बहुत से वेपन्स, अपने आर्म्स के लिए इक्विपमेंट्स जो है वो रशिया से ही खरीदता है।
इवन इट द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। सो इंडियन मिलिट्री को बहुत से हार्डवेयर चाहिए होते हैं अपने अपने जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या आर्म्स के लिए या वेपन्स के लिए, तो वो भी हम रशिया से ही मंगवाते हैं। सो रशिया के लिए इंडिया भी एक अच्छा खासा मार्केट है। सो इस तरह से इंडिया और रशिया के बीच में काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस है। सो दैट्स अबाउट इन दिस टुडेज वीडियो। इस चैप्टर को हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है और इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें ये पूरा टॉपिक और ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और एक बात और, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी अपडेटेड टॉपिक्स के बारे में पता चल सके। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो do subscribe the channel, like the video, and yes, share this video with all your friends. We'll meet in our next video. Thank you so much for watching.